हेलो नमस्कार साथियों, विन बीपीएससी पे मैं शशांक स्वागत करता हूं। बीपीएससी जीएस पॉइंटर यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर की इस सीरीज़ में हम लोग बीपीएससी आयोग द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं यानी अगर बीपीएससी सीसीए एग्जाम है, टीचर वाला एग्जाम, टीआरई एग्जाम हो, जो भी एग्जाम है उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न को देख रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने इतिहास के तीनों खंड, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और ये सब देख चुका था। भूगोल का भी दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण में क्या क्या बीपीएससी प्रश्न पूछी है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो उसको देखते हैं। अगर आप पहले के इन सभी वीडियो को नहीं देखे तो इसे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले एक बार देखना चाहिए। और इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण का जो पहला टॉपिक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पर्यावरण बनता है जैविक घटकों से, भू आकृति घटकों से, अजैव घटकों से। इन सभी का घटक जो है पर्यावरण का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा ऑप्शन अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैसें के समूह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायु एक मिश्रण होता है, तो पता ही है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो गैस नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है? लगभग 78% वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया था? नैरोबी केन्या में किया गया था। 65th बीपीएससी का है। ये शायद 2019 के करीब में पूछा गया था, तो उसमें कई करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। भारत में प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित थे? बेगूसराय। बेगूसराय का कांवर झील को 2020 में प्रथम रामसर क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। सिकोया का वृक्ष सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ये गैस से ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा योगदान देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों का गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। चलिए नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से यह गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों अक्सर आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने बहुत सारे दोस्तों से भी अपनी बात किया है जो कि तैयारी पीरियड में, उन लोगों को ओजोन डिप्लेक्टिंग गैस जो ओजोन को क्षरण करते हैं और वैसे गैस जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें आप लोग एकदम क्लियर कर लेंगे। ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और ओजोन डिप्लेक्टिंग गैस उसे कहा जाता है जो कि ओजोन को क्षय करते हैं। मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को परितंत्र की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, जीव के क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। कौन से जो करते हैं? तो स्वपोषी और कुछ जीवाणु। इस प्रकार की घटना किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वपोषी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, जैसे कि पौधा। और कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, परितंत्र के संगठक है जंतु, पादप और सूक्ष्मजीव। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का केवल 1% लगभग 1% ही ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, ये आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन मौजूद होते हैं? उसे स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी मैंने पहले ही बताया कि वैसे जीव या वैसे मतलब कि प्रकृति का अंश जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था ओडुम के द्वारा।
अगला प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की खपत होती है 10%। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह 10% का नियम का प्रस्तावित किया गया था, लिंडमैन के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न जो भी आप देख रहे हैं ये सारी टीचर्स एग्जाम में पूछा गया है। तो टीचर के एग्जाम में खास करके ये देखा गया है कि पारिस्थितिकी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। अगला है टॉपिक जो वन एवं वन्यजीव, उससे क्या क्या प्रश्न पूछा गया बीपीएससी, इससे भी देख लेते हैं। 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? वन और स्थायी शहर। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? यह 2011 की ISFR 2011 के अनुसार लगभग 21.71% क्षेत्रफल वन का विस्तार है। हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रखता है, वन क्षेत्रफल प्रतिशत रखता है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRI ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा है। पश्चिम चंपारण जिला जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा हुआ बिहार का जिला है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का मुख्य कारण क्या था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना इसका मुख्य कारण था। यानी निर्वनीकरण का मुख्य कारण था कृषि को बढ़ावा देने के लिए, यानी कृषि की आवश्यकता जब बढ़ गई थी तो जंगल को काट के कृषि किया गया। अगला प्रश्न है, यह जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पादप को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर, तो ये प्रतिनिधित्व करता है। सही सीक्वेंस यही है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का अवांछित प्रतिशत होना चाहिए, लगभग 33%। 33% राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उल्लेखित किया गया है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह गोवा में स्थित है। वहीं इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिहार में भी है एक सलीम अली जुबा शानी जो है, ये बिहार के बरैला जो कि वैशाली जिला में पड़ता है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ भी पाए जाते हैं, कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजाति जो जेरार के उत्तराधिकार में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है, लाइकेन। रामसर कन्वेंशन संबंधित है आर्द्रभूमि के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, यह यथास्थान यानी इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है, बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य जिसने गिद्ध संरक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का गिद्ध संरक्षण के लिए किया, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तिलैयाडेम्बी जो दुनिया के सबसे बड़े पादप परागकणों के लिए जीवाश्म है, तिलैयाडेम्बिस कहा जाता है, खोजे गए हैं रूस में। यह प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बस यही है पूछने का है कि तिलैयाडेम्बिस कहाँ खोजा गया है, तो रूस में खोजा गया है। पिछले साल का ही प्रश्न है। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट चंपारण में, पश्चिम चंपारण जिला में है। वही भीमबांध कहाँ है? मुंगेर में है। निम्नलिखित कथन गंगा के डॉल्फिन के विषय में सही है। क्या सही है? तो देखते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कथन सही है। इसके पास क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होती जो कि इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह कथन भी सही है। दिशा ज्ञान और शिकार इको लोकेशन के माध्यम से किया जाता है। डॉल्फिन के संबंध में यह कथन भी सही है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। यह कथन भी सही है। इस प्रकार से डॉल्फिन के संबंध में चारों कथन सही है।
अगला प्रश्न है, समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र जिसे मुहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मूंगा चट्टान, खारे दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, वह मन्नार की खाड़ी जीवमंडल रिजर्व कहा जाता है। अब आते हैं अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व से जो प्रश्न पूछा गया है उससे देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो सबसे अधिक संख्या में कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में सर्वाधिक 97 वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है बिहार में डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के पास वाले क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? भीमबांध। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसके अनुमानित संख्या कितना है? तो ये 2022 अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3682 बाघ भारत में है। सही कथन है, कौन सा सही कथन है? तो भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। सही है, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, यह कथन भी सही है, दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में आर्द्र भूमि जिसे अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में नामित किया गया कांवर झील। हाल ही में 2 और रामसर साइट्स बिहार को मिले हैं जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है दोनों को रामसर साइट्स मिला है। अगला प्रश्न वैकल्पिक ऊर्जा। अगला टॉपिक है वैकल्पिक ऊर्जा। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा सूरत। यह स्मार्ट शहर दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। सही उत्तर हो जाएगा दीव। अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल्स का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? स्पाइस जेट। जो भी प्रश्न है विशेषकर इस सेक्शन में मिलता है वो हाल ही में जो चर्चा का विषय रहता है उसी से प्रश्न बना के पूछा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है सौर सेल, पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ये सभी कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। इन्हें विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा को नहीं बल्कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। प्रदूषक। गाड़ियों में एग्जॉस्ट से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। CNG का मुख्य घटक CH4 यानी मीथेन है। वायु प्रदूषक नियंत्रण हेतु 2018 में वायु VAYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया था? तो दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के घटक है HNO3 और H2SO4। HNO3 जो है इसे नाइट्रिक एसिड और H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से नॉन मेटल के ऑक्साइड निकलते हैं जिससे जो जल के साथ वर्षा जल के साथ रिएक्शन करके एसिड का रूप धारण कर लेते हैं। यही एसिड बारिश में एसिड रेन हो जाती है। चलिए, दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। SACEP क्या है? तो दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम। SACEP दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम है। वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जाना जाता है, जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। मेथोमोग्लोबिनिया इससे प्रदूषित पानी पीने से होता है।
नाइट्रेट। गैस जो लैंडफिल में उत्पन्न होती है मीथेन। मीथेन का रिसाव लैंडफिल के टाइम भी होता है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। जीवाणु, मृतपोषी और परजीवी। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतपोषी और परजीवी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। SO2 प्रदूषक का संकेत मिलता है लाइकेन द्वारा। निम्नलिखित द्वितीय प्रदूषक है PAN ओजोन। PAN और ओजोन जो है द्वितीय प्रदूषक होता है। चलिए अब इसमें विविध से भी कुछ प्रश्न दिया गया, उसे देख लेते हैं। प्रश्न है 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, वो 5 देश कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का क्या नाम है? भारती। यह बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है महाबोधि विहार और नालंदा में बौद्ध मठ, दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सही सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। त्वचा का कैंसर, पैराबैग्निक किरण उसका कारण होता है। ध्वनि प्रदूषक डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड कारण होता है। ओजोन छीट क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसका कारण होता है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? 8। कुल 12 ब्लू फ्लैग है भारत में अगस्त 2023 तक। चलिए पहला तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बिहार में बना है कदीराबाग, दरभंगा में। तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बिहार में पहला रूप से बनाया गया था, तो कदीराबाग में है, दरभंगा में। किस देश ने सेनेगल के साथ COP27 के दौरान इंटरनेशनल ड्रॉट रेसिलियंस अलायंस शुरू किया है? तो स्पेन ने। COP14 की मेजबानी भारत इस शहर में आयोजित की, ग्रेटर नोएडा में। अभी हाल ही में COP29 का आयोजन हुआ है। कमेंट करके आप लोग को बताना है कि किस शहर में COP29 का आयोजन हुआ है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। COP26 सम्मेलन आयोजित हुआ ग्लासगो ब्रिटेन में। इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग है। पैराबैग्निक किरण। जनसंख्या की वहन क्षमता निर्धारित होती है सीमित संसाधनों द्वारा। चिपको आंदोलन की मजबूती मिली, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन्य की सुरक्षा के लिए NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। हिमालयन यूह नामक औषधीय पौधा भारत के इन प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन यूह नाम का औषधीय पौधा प्राप्त होता है। निम्नलिखित आंदोलन में भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए थे। कौन कौन सा आंदोलन था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन और चिपको आंदोलन। ये सभी आंदोलन जो था भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को रोकने के लिए चलाए गए थे। न्यूमेटोफोरस उपस्थित होते हैं हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स में। न्यूमेटोफोरस उपस्थित होते हैं। वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परत मध्यमंडल है। नेट मीटरिंग को कभी कभी प्रचार के संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है। यह क्या है? तो यह उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए एक बिलिंग तंत्र है। लिस्बन घोषणा संबंधित है, तो समुद्रों के संचालन रोकने से समुद्रों के संचालन से है लिस्बन घोषणा। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये पर्यावरण से जो भी प्रश्न पूछा गया है समाप्त होता है। ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया है और आज अभी जो BPSC एग्जाम ले रही है टीचर का, उसमें इससे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। हालांकि इम्पोर्टेंट ये भी है, इसे भी देखना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में।